नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में सुनवाई होगी। उस मामले में जिसमें उन पर आरोप है सेना के अपमान का। सेना की अधिकारी कर्नल सूफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकवादियों की बहन बताया था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के एक और मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो पूरी सेना को ही मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बता दिया था। तो विजय शाह ने जिस तरह से सेना का अपमान किया उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी अपमान करने की खबर आ रही है और उस पर जबरदस्त नाराजगी जताई है सीजेआई ने। सीजेआई ने इसलिए नाराजगी नहीं जताई है कि उनका अपमान किया गया और महाराष्ट्र की सरकार ने उनका अपमान किया, बल्कि नाराजगी जताई है जो सिस्टम है, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, जो एक प्रोटोकॉल मिला हुआ है और जो पूरे देश का एक तंत्र है जो सबको बांधे रखता है, उस तंत्र का, उस प्रोटोकॉल का अपमान किया गया है। अब आपको जो बता दें ये खबर कि महाराष्ट्र में सीजेआई एक कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर राज्य का कोई भी बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था, जबकि प्रोटोकॉल में काफ़ी ऊपर उनका 5वें 6ठे नंबर पर स्थान आता है सीजेआई का। बावजूद इसके मध्य प्रदेश सरकार का कोई व्यक्ति वहां पहुंचा नहीं था और प्रोटोकॉल के तहत वहां इनको, इस बड़े अफसरों को वहां मौजूदगी ज़रूरी होती है, पहुँचा जाता है, रिसीव किया जाता है। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराज़गी भी जताई है और काफ़ी इसकी चर्चा भी हो रही है। राजनीतिक दलों में भी इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर सरकार अपमान कर रही है और सरकार में बैठे लोग अपमान कर रहे हैं, लेकिन वो सत्तारूढ़ पार्टी पूरी तरह से खामोश है। पिछले दिनों किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूरा अभियान चलाकर उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, पिछले चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन पार्टी पूरी तरह से समर्थन दे रही है, बिल्कुल उसी तरह से समर्थन दे रही है जैसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा, उनको समर्थन मिल रहा है। तो ये चीज़ें, ये स्थितियां कहाँ ले जा रही हैं। और दूसरी तरफ सेना में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का जो पराक्रम रहा, उस पराक्रम को बताने के लिए और पाकिस्तान क्या आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे रहा है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, इस बात को दुनिया भर में बताने के लिए 7 डेलीगेशंस भेजे जा रहे हैं अलग अलग। वो उस पर भी बड़ा हंगामा मचा हुआ है क्योंकि उस डेलीगेशन में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने ही तय कर दिया है, जबकि मांगे गए थे कोई और नाम और उन्होंने उन नामों को दरकिनार करके, यानी पार्टियों ने अपने जिन नेताओं को का नाम भेजा उनको दरकिनार करके भेज दिया गया अपनी पसंद के लोगों का। उसको लेकर भी हंगामा मचा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है, महत्वपूर्ण खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का, न्यायपालिका का इस तरह से राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकारें अपमान क्यों कर रही हैं या क्या संदेश देना चाहती हैं इसके जरिए। देखिए समीर जी, ये सीजेआई का अपमान भर नहीं है और इसके बड़े संदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जब वो अपदस्थ हुए, उसके बाद उनका बंगला धुलवाया गया था नए मुख्यमंत्री के प्रवेश से पहले। और इसको लेकर अखिलेश यादव अभी भी बार बार जो कहते रहते हैं कि आपने तो हमारा बंगला धुलवाया था। इसी तरीके से जो और कई जगह जो है, जैसे कहीं राहुल गांधी गए तो वहाँ जाके सब मूर्तियाँ धुलवाई हैं, इस तरीके के सब कामों गंगा जल से। ये असल में सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिशोध का ही मामला नहीं है कि चूँकि जस्टिस BR गवई जो है वो देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित चीफ जस्टिस बन गए हैं। ये असल में सबसे बड़ा जो है ये बताने का संदेश मतलब देने का है कि एक चितपावन ब्राह्मण जो बीजेपी सरकार का मुख्यमंत्री है, उसकी सरकार में किस तरीके से एक दलित सीजेआई जो है उसका अपमान किया जा सकता है, ये इसका मामला भी दिखाई पड़ता है। अब इस पर जब आगे चर्चाएं होंगी तो इस तरह की बातें और भी आएंगी। हालांकि जस्टिस गवई ने इस तरह की कोई बात नहीं की, उन्होंने तो केवल इतना कहा है कि मैं प्रोटोकॉल में भरोसा नहीं रखता और उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जस्टिस गवई के कह देने भर से उनके विवेक पर छोड़ देने वाला मसला नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत मसला नहीं हो, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, मामला ये है। हाँ, मामला ये है कि सीजेआई और पहले सीजेआई हैं देश के जो चेक
चैत्य भूमि पर जाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाकर नमन करते हैं। तो पहले सीजीआई भी इस तरीके से है। तो एक बड़ा मसला समीर जी ये है, और जाहिर सी बात है कि चूंकि जस्टिस गवई जो सीजीआई हैं वो एक राजनेता नहीं है, तो उन्होंने राजनेताओं की तरीके से इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने एक जो सीधे सीधे प्रोटोकॉल वाली प्रतिक्रिया थी वो प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, और किस तरीके से एक दलित सीजीआई का बीजेपी की सरकार में अपमान हुआ है, ये एक बड़ा मसला बन सकता है। निश्चित तौर पर विपक्ष इसको बना सकता है समीर जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान की बात होती है और संविधान में जो संविधान के तमाम जो सिस्टम के अंग हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, उनके बीच के जो संबंध तय किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, और कौन किस कदर की क्या हैसियत रखता है इस संविधान में, ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है और उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। तमाम कानूनी विशेषज्ञों ने भी इसकी आलोचना की है कि वहाँ चाहे मध्य प्रदेश पहली बार जा रहे थे और महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं चीफ जस्टिस BR गवई, वहाँ उनका राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आता है। ये बड़ी हैरानी की बात है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने की गए हुए थे वहाँ पर, न तो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी आए वहाँ, न ही वहाँ के DGP आए, और न ही मुंबई के पुलिस आयुक्त या फिर कोई दूसरे अधिकारी। इस बात को लेकर ये हैरानी है कि प्रोटोकॉल में कितना ऊपर स्थान आता है चीफ जस्टिस का, बावजूद इसके, यानी सीधे तौर पर कहा जाए तो राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या तो उनको पता ही ना हो, और ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि जिस प्रशासनिक सेवा में वो हैं उसकी तैयारी में ही ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, और फिर उनके चयन होने के बाद उनको यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है कि उनको पता ना हो, लेकिन और क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए समीर जी, एक तो इतना बड़ा, एक तरह से कहा जाए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है कोई अधिकारी स्वतः नहीं कर सकता। वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। जब तक कि सरकार की तरफ से या तो निर्देश ना हो या सरकार की तरफ से आशा की कोई ना कोई मतलब जो कहा जाए ऑफ द वे जो है जाकर कोई ना हो निर्देश कि आपको ऐसा करना है, तो किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस तरीके का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर सके, वो भी तब जब सीजीआई जो है वो जा रहा हो। और ये कहा भी, अच्छा देखिए, जब सीजीआई है उनका कार्यक्रम भी जो कहाँ लगा हुआ था, कार्यक्रम भी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र और गोवा द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह था। यानी पहले से कार्यक्रम तय था, बाकायदा प्रोटोकॉल तय था, वहाँ सब किया गया हुआ, इंतजाम किए गए होंगे सुरक्षा के, सब कुछ हुआ होगा। तो और सुप्रीम कोर्ट से भी गया होगा, उनका रूट चार्ट गया होगा कि क्या उनका कार्यक्रम रहेगा। इसके बावजूद अगर सरकार के मुख्य अधिकारी जो नहीं आते हैं, तो ये साफ तौर पर सीजीआई का अपमान करने की कोशिश सरकार की तरफ से है। क्योंकि सीजीआई और डीजीपी खुद में कुछ नहीं है, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते कि सरकार जो है वो सीजीआई का जो है स्वागत कर रही है, इसका मतलब सरकार ने सीजीआई का अपमान किया है। तो ये सीजीआई के अपमान की जिम्मेदारी सिर्फ मुख्य सचिव और डीजीपी पर नहीं छोड़ी जा सकती। ये सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है, महायुति की सरकार जो है, जिसके मुखिया जो है चितपावन ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी सरकार के ऊपर यह है कि एक जो दलित सीजीआई और पहले बौद्ध सीजीआई जो है उनका किस तरीके से अपमान किया गया है। समीर जी, जी बिल्कुल अपमान किया गया है। और ये लगातार जो सरकार पर, भारत के एनडीए सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर संविधान को बदलने, संविधान के तमाम प्रावधानों के साथ खिलवाड़ करने, इस आरोप लगते रहते हैं। खासकर अगर लोकसभा चुनाव से पहले देखें कि उस पर आरोप लगे, या आरोप क्या लगे, उसकी पार्टी के ही अपने नेताओं ने सीधे तौर पर कहा कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो संविधान में जो बहुत सारी चीजें, तमाम अंगों के बीच, संविधान के जितने बॉडीज हैं उनके बीच जिस तरह का कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, और ये सारी चीजें इसीलिए बनाई गई हैं कि बेहतर तालमेल के साथ ये काम करें, उनको कैसे प्रभावित कर रही हैं। इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के गवर्नर को लेकर एक बड़ा फैसला दिया और साफ तौर पर कहा कि विधानसभा अगर पारित कर दे रही है विधेयक को, तो उन कानूनों को रोकने का कोई ये नहीं है कि आप उसको लंबे समय तक रोकिए, लेकिन उसको भी देखिए कि कैसे बाद में राष्ट्रपति की ओर से उसको सीधे एक रेफरेंस के लिए भेज दिया गया। यानी ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका अपने तरीके से सरकार उपयोग करना चाह रही है, और कहीं भी अगर उसमें खलल पड़ता है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, जो जिम्मेदारी इस संविधान ने दी है, तो तुरंत उसकी काट निकाली जाती है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला
बोलने से नहीं चूका जाता है। पिछले इस जो तमिलनाडु सरकार और गवर्नर का मामला था अमलेंदु जी, किस तरह से बीजेपी के सांसदों ने, निशिकांत दुबे ने और भी कई नेताओं ने कैसे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हमला बोल दिया था, और उस बात के लिए उन्होंने किसी तरह की एक ना तो उसके लिए खेद जताया और ना ही माफी मांगी, बल्कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो आग उगलते रहे। हाँ, लगातार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और सीजीआई के खिलाफ आग उगलते रहे, और सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्व के जो कई सीजीआई और कई जस्टिस थे उनके खिलाफ भी आग उगलते रहे। 78 सालों के इतिहास में समीर जी ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर इतने निम्न स्तरीय बिलो द बेल्ट हमले जो किए गए हों और सत्तारूढ़ दल की तरफ से किए गए हों, ये साफ तौर पे, और उसके बाद किए गए हों जबकि जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि अपने सांसदों को कि वो इस तरीके का कोई वक्तव्य नहीं, उसके बाद भी जारी रहे ये हमले। और जेपी नड्डा साहब क्या एक्शन ले पा रहे हैं अभी तक समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या एक्शन लिया निशिकांत दुबे के खिलाफ। डेलीगेशन में भेज रहे हैं, उनको भी यही एक्शन लिया गया। हाँ, यही इनाम उनको भेजा जा रहा है। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि क्या इनाम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दिए जाते हैं। लेकिन ये मसला एक बड़ा मसला है कि किस तरीके से सीजीआई का अपमान जो है उनके ही गृह राज्य में किया गया, जिस राज्य से वो निकल कर आए हैं। और इसके साथ साथ समीर जी उन्होंने बड़ी तारीफ की जो उनके सहयोगी हैं इस समय जस्टिस अभय ओका, वो कहा जस्टिस गवई ने कि जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस थे तो जस्टिस ओका थे वो उनके सीनियर थे जस्टिस गवई के, और जस्टिस गवई का नाम जब गया सुप्रीम कोर्ट के लिए तो जस्टिस ओका ने उनका ज़बरदस्त तरीके से समर्थन किया और कहा कि मुझे खुशी होगी कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और सीजीआई बने। तो यानी एक जो सहयोगी उनका जज है उसकी तारीफ कर रहे हैं किस तरीके से उसने समर्थन किया, और उसके लिए उसके कृतज्ञ हो रहे हैं जस्टिस गवई कि उसने हमारा समर्थन किया। लेकिन राज्य सरकार जो है, जिसको ये खुशी होनी चाहिए थी कि उस राज्य से निकला हुआ एक दलित जो है वो सीजीआई बना है और पहला बौद्ध है जो सीजीआई बना है, इस पर खुशी होनी चाहिए थी सरकार को। इसको मतलब इसका अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार किया जाना चाहिए था। तो वो स्वागत सत्कार ना करके सरकार जो है वो सीजीआई का अपमान कर रही है। और क्यों कर रही है अपमान? कि चूंकि दलित हैं और पहले बौद्ध हैं और चैत्य भूमि जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन कर रहे हैं। इसीलिए याद आ जाता है कि वो जो कहा था अमित शाह ने संसद में कि फैशन हो गया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, तो क्या डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी होने के कारण ही जस्टिस गवई का अपमान किया है बीजेपी सरकार ने? ये बीजेपी सरकार को स्पष्ट करना होगा। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट करना होगा। लेकिन इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की सरकार बुरी तरह से घिर गई है, और ये कि एक जो सामान्य शिष्टाचार होता है, जो संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उनका भी अनुपालन नहीं किया जाता है? आप किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उससे व्यक्तिगत रूप से आपकी कोई नाराजगी हो, आपके विचार मेल नहीं खाते हो, वो एक अलग मुद्दा है, या आपकी चाहे किसी से शिकायत हो, लेकिन किसी भी आधार पर अगर वो व्यक्ति एक पद का जो पद संवैधानिक व्यवस्था के तहत मिला हुआ है और जो उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत पद मिले होने के कारण उनको विशेषाधिकार मिले हुए हैं, क्या आप उनको भी इग्नोर कर सकते हैं? ये बहुत गंभीर बात है और बहुत हैरानी की बात है। और ये आरोप फिर से पुष्ट होते दिखाई पड़ते हैं कि संविधान को सरकार अपने तरीके से चलाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट को भी वो पूरी तरह से एक उसको जलील करना या उसकी इंसल्ट करने से नहीं चूकती है। ये स्पष्ट करती जा रही है। कई मामले हैं और ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर प्रतिक्रियाएं आएंगी, हालांकि नाराजगी जरूर जताई, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस BR गवई ने और कोई बात आगे नहीं की, चूंकि उनका कहने का मतलब कोई ये नहीं था कि उनको कोई राजनीति करनी थी, बल्कि मतलब तो ये था वो वहाँ के अधिकारियों को बताना ये चाहते थे कि प्रोटोकॉल और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी कोई चीज़ होती है। आपको ये पता है या नहीं पता है तो आप जानिए, इसके अलावा ये नहीं। और ये निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, और मुद्दा उस समय भी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जो अगर सरकार के खिलाफ जा रहे हैं तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना नहीं, आलोचना करने का हक तो संविधान ने दिया हुआ है, लेकिन आलोचना की भाषा और आलोचना का जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है सरकार के सदस्यों की ओर से या फिर सरकार चलाने वाली पार्टी की ओर से, वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने नियंत्रण में पूरी तरह से नियंत्रण में लाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें ऐसे ही उदाहरणों से स्पष्ट हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसी उदाहरणों से स्पष्ट हो रही हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रपति ने 14 सूत्रीय जो है वो खत भेज दिया सुप्रीम कोर्ट को कि उसको अनुच्छेद 143 का प्रयोग करते हुए कि इस पर राय दे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो राष्ट्रपति उस पर जो है सवाल जवाब नहीं कर सकती,
उस पर उनको क्यूरेटिव याचिका ही दायर करनी पड़ेगी सरकार को या फिर राष्ट्रपति को, अगर इस तरीके का है तो वो एक कानूनी मसला है। लेकिन उन्होंने पूछा है तो सुप्रीम कोर्ट जवाब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, या उसको एक बड़ी संविधान पीठ को भेज सकता है। लेकिन जस्टिस गवाई ने ही स्पष्ट कर दिया है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और ना संसद सुप्रीम है, ना राष्ट्रपति सुप्रीम है, सुप्रीम केवल संविधान है। ये फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की परेशानी जो समझी जा सकती है वो ये है कि एक तो दलित जो है वो सीजीआई बन गया, दूसरा कि वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि संविधान सर्वोच्च है, वक्फ की जो सुनवाई है वो जस्टिस गवाई को करनी है। तो इस तरीके से समीर जी, एक तरीके से देखा जाए तो वक्फ का जो आना है और कई बड़े जो निर्णय आने हैं जिनमें जस्टिस गवाई ही उन बेंच को लीड करेंगे, तो ये दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है कि हम आपका अपमान करेंगे इस तरीके से। तो जैसे जस्टिस संजीव खन्ना को ट्रोल किया गया, तो इस तरीके से अब जस्टिस गवाई के खिलाफ भी उनको ट्रोल किया जाएगा और उनके दलित होने के कारण किया जाएगा। ये एक तरीके से बीजेपी संदेश देना चाहती है शायद। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्पष्ट करना चाहिए कि राज्य सरकार के अधिकारी जो थे वो उनको रिसीव करने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। इस बीच समीर जी, एक बड़ी खबर ये है कि जो एस जयशंकर साहब का एक वक्तव्य आया था कि पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि उनके सैन्य ठिकानों पर, नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा, उसको लेकर फिर राहुल गांधी ने अभी फिर सवाल खड़े किए हैं। और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, अगर आप वो ट्वीट बताएंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा कि आप बताएं कि वो जो है वो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने लिखा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए क्योंकि पाकिस्तान को पता था। ये कोई चूक नहीं थी, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। उसमें इसको लेकर विवाद हुआ और पीआईबी ने उस वीडियो को फेक बताया। और फेक कैसे बता रहे हैं, उसमें फेक बताने का कारण ये बताया जा रहा है कि ये उस संदर्भ में नहीं दिया गया है। फेक का मतलब होता है कि वो गलत है और फर्जी है, कहीं से दूसरी जगह से बनाया गया है, किसी और का बयान है। फेक का मतलब यह नहीं होता कि उसको किस संदर्भ में लिया गया है, क्योंकि एस जयशंकर का वो बयान, वो क्लिप, वो साफ दिखाई पड़ रही है, साफ सुनाई पड़ रहा है कि वो कह क्या रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने एक बार फिर उस पर निशाना साधा है। और इधर सरकार भेज रही है शिष्टमंडल, और वो शिष्टमंडल भेज रही है जो दुनिया भर में जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल कर रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट किया है। लेकिन इस शिष्टमंडल को लेकर भी जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि यहां भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति खेल गई है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर कुछ कह रहे हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, और क्यों आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी ने जो डेलीगेशन चुना है, सर्वदलीय शिष्टमंडल, उस पर क्यों आपत्ति जताई जा रही है। ये क्या मतलब है? हमें अभी कोई पूछ रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्त हैं मोदी जी के, 6 महीने हो गए राष्ट्रपति बने हुए, भारत में अमेरिका का कोई राजदूत नहीं बना। हमने कहा है ना, जयशंकर जी बैठे तो हैं जी, माइक। Sir, this is a question related. नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया जी के लिए आया पाकिस्तान चला रहा है, मेरे लिए आया पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के टीवी पे क्या दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मतलब फिक्र की कोई बात नहीं है, हमारे इरादे कोई जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहां एक एक ठा कर देंगे। हाँ। और आंख मारी के निकाल लो लोगों को वहां से। जी, बताने का तो यही बता। वहां तो यही तनकीद की जा रही है कि आपने तो अलर्ट कर दिया भाई। तो जाहिर है भाई, वहां से अगर कोई था वहां, हाँ, बच्चे थे तो उनको निकालिए, फिर भी कुछ रह गए, फिर भी मारे गए, सिविलियंस मारे गए। तो इनका ये कहना है कि हमने तो आपको बता दिया था कि हम आ रहे हैं और आप, तो यार अगर सजा देनी थी तो ये ऐसे करते हैं। तो इस वक्त ये पहले दिन से ये फरेब थे, ये सब एक ड्रामा था। ये अवाम को गुमराह कर रहे थे, अपनी अवाम को,
और हमारे साथ जंग नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अवाम को कह रहे थे हम इंतकाम करेंगे, हम जंग करेंगे, हम उनको सबक सिखाएंगे। की सबक है? तुम रुपए कहते हो ऐसे आ रहे हो, हट जाओ, रुपए को एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। क्या बर्दाश्त करेंगे हम और आप? इस तरह से हमारे देश की 75 साल का एक बहुत, मैं कहूंगा, समृद्ध हमारी एक परंपराएं रही हैं, कन्वेंशंस रही हैं, एक रूल ऑफ लॉ है, डिप्लोमेसी है, सिद्धांतों पर हमारा देश चलता है। हम खुद कभी युद्ध नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। हम सिर्फ रिटेलिएशन करते हैं, अपने इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं, हम अपने हितों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचें कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप तो। ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। आपके सवाल।
तो बड़े सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और तमाम जो सवाल हैं उन सवालों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया गया है, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ऐसी परिस्थितियां तैयार की जा रही हैं कि जो जरूरी सवाल उठ रहे थे पहलगाम की घटना को लेकर भी, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है, ऑपरेशन सिंदूर के उसको अचानक रोक दिया जाता है, जो सीज फायर होता है उस पर भी जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं वो सवाल न उठने पाए, उनकी वजह से डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया जाता है। लेकिन जरूरी सवाल उठेंगे ही, यही बात कह रहे हैं पवन खेड़ा, और कह रहे हैं कि जो सवाल है वो सवाल आप जब तक उसका जवाब नहीं देंगे वो तब तक उठाए जाएंगे, और बहुत ही गंभीर सवाल है, अगर उनको छिपाया जाता है तो ये देशद्रोह है और बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध लोगों को पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, ऐसा उनका कहना है। तो बड़े आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप, और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी उनकी चल रही है, कई सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ये जो डेलीगेशन वाली पॉलिटिक्स थी, ये पॉलिटिक्स कहा भी यही जा रहा है कि ये सारा कुछ खेल इसीलिए किया जा रहा था कि पहलगाम की घटना में किस तरीके से हो गई, क्या सिक्योरिटी लैप्सेस थे, उसके बाद उस घटना को अंजाम देने वालों का क्या हुआ अब तक नहीं पता चला, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर जब इतनी सफलता और कुशलता के साथ चलाया जा रहा था, अचानक उसको सीज फायर क्यों कर दिया गया। सीज फायर को हम क्यों तैयार हो गए? अमेरिका के दबाव में, इसलिए क्योंकि बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि मेरे दबाव में, और अब तो ब्रिटेन की ओर से भी ये बातें कही जाने लगी कि उनका भी दबाव था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार 7-8 बार अब तक कह चुके हैं कि मैंने ही इस सीज फायर को मैंने मध्यस्थता की और रुकवाया, धमकी देकर रुकवाया कि आपके साथ हम ट्रेड खत्म कर देंगे। लेकिन उसका उस पर कोई स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है विवाद का, और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं सरकार पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है इन सवालों में, क्योंकि उसी से बचने के लिए ना तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और न ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग जो है विपक्ष की उसको स्वीकार कर रही है सरकार। हाँ बिल्कुल, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग स्वीकार नहीं कर रही है, और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने से पहले सर्वदलीय बैठक और प्रधानमंत्री उसमें उपस्थित हों, विपक्ष की इस मांग को भी नहीं माना जा रहा है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है। जयराम रमेश ने इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया समीर जी, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पवन खेड़ा, ये भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। और एस जयशंकर के बयान को लेकर किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है, ये भी उन्होंने टीवी का एक जो था क्लिप चलाकर दिखाई। और जाहिर सी बात है कि जब विदेश मंत्री ये कहेगा कि साहब हमने पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया था, इसका मतलब कि पाकिस्तान को पहले से सूचना थी, और ये विपक्ष जो इस तरीके से सवाल उठा रहा है, तो ये जयशंकर का बयान बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो भारत के लिए हो गया है। और मोरारजी देसाई के उसका जियाउल हक को उन्होंने जो फ़ोन करके कह दिया था कि रॉ ने हमको जानकारी दी है, इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ा हमारी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे और पाकिस्तान के साथ संबंधों पे, और हमारे जो खुफिया तंत्र था उसके ऊपर, उसको बताते हुए कह रहे हैं कि जयशंकर ने भी उसी तरीके का अपराध किया है जिस तरीके का मोरारजी देसाई ने किया था। जयराम रमेश ने कहा है समीर जी कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए थी, और वो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव मतलब हम तो ये लगातार मांग कर रहे हैं, और हम तो पहले भी कहते रहे हैं कि इस तरीके होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी ध्रुवीकरण कर रही है, और प्रतिनिधि मंडल जाना एक कदम है, लेकिन इसका असर क्या होगा ये तो इतिहास ही बताएगा। हम लोग सुन भी सकते हैं कि जयराम रमेश ने क्या कहा है। जी बिल्कुल, जयराम रमेश को सुन लेते हैं, उसके पहले एक बार फिर से रुख करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें पवन खेड़ा तमाम वो बातें बता रहे हैं कि किस तरह से सरकार, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये ऐसे सवाल हैं जो देश के साथ ये विश्वासघात के सवाल हैं, देश के नुकसान किया गया है, सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें छिपाई जा रही हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, सुनते हैं पवन खेड़ा को। और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है, बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। आपके सवाल। जी
सर, आज बैठक है स्टैंडिंग कमेटी की एक्सटर्नल अफेयर्स की और विदेश सचिव को बुलाया भी गया है, आपके भी मेंबर्स उसमें हैं, तो क्या आपको लगता है इस मसले पर भी चर्चा होनी चाहिए? कम से कम स्टैंडिंग कमेटी को पता होना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं तो होना तो बहुत कुछ चाहिए मौसमी जी। होना तो ये चाहिए कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग्स में खुद आए, नहीं हुआ। होना तो यह चाहिए कि जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर भारत चीन युद्ध के बीच में विशेष सत्र संसद का बुलाया और चर्चा की, हमने मांग की नरेंद्र मोदी जी से कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाइए, होना तो वो भी चाहिए था, नहीं हुआ। इस सरकार में क्या होना चाहिए और क्या होता है में बहुत अंतर होता है, तो इसलिए हमें अब इस पर टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होगा कि क्या होना चाहिए। पूरा देश जानता है कि क्या होना चाहिए। पूरा देश यह भी जानता है कि इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आकर बोले कि मैंने सीज फायर करवाया और धमकी देकर करवाया, यह भी नहीं होना चाहिए था। सिंदूर का सौदा भी नहीं होना चाहिए था, बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है। होना यह भी नहीं चाहिए था कि एस जयशंकर पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दें, वो भी हुआ। होना यह भी नहीं चाहिए था कि चीन और अमेरिका पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का मुंह चुप हो जाए, बंद हो जाए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही हो, वो भी आपके सामने हो रहा है। माइक, ये जो नई चीज आप इस पूरे घटनाक्रम में लेकर आए हैं कि एक नया वीडियो है विदेश मंत्री का, क्या इसके बाद भी कांग्रेस जो स्टैंड ले रही है कि सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल जा रहा है जिसमें कांग्रेस 4 बड़े नेता रहेंगे, क्या उस स्टैंड पर आप आज भी कायम है, या सवाल आप कर रहे हैं ये सवाल के साथ अब आगे स्टैंड आप लोगों का बदल जाएगा? उस स्टैंड के विषय में, उस निर्णय के विषय में आज मेरे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने आप सबसे बात की है, तो अब उसके बाद उस पर कुछ और कहना जरूरी नहीं है। देश के लिए जो उचित है कांग्रेस पार्टी वो हमेशा करती है, अभी भी करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना जो स्टैंड है अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कर दिया है। इस विषय में और कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। एक से विदेश मंत्रालय तो अब इस पर सरकार को घेर रही है कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे सवालों के जवाब मांग रही है कि क्या किस तरीके से ये पूरी घटना और अचानक ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया गया, सीज फायर कर दिया गया, और जब वहाँ के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना नष्ट कर रही थी। बहुत सारे सवाल हैं, सेना के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है, जाहिर सी बात है। और वहाँ जब वहाँ आतंकी ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं तो उसमें सीज फायर की क्या ज़रूरत है, और कोई देश दूसरा देश कैसे आपको सीज फायर के लिए आपके ऊपर दबाव डाल सकता है। ये सारे सवाल हैं और इनके जवाब मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब उनके मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब ये जो एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान है कि उन्होंने सूचना दे दी पाकिस्तान को पहले ही कि हम आपके खिलाफ वहां पर आतंकी ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। और इस पर इसको फेक वीडियो बताने की कोशिश की जा रही है सरकारी सूचना तंत्र की ओर से। हैरानी तो इस बात की है, लेकिन उस वीडियो को फेक नहीं बताया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये दूसरे संदर्भ में कहा गया था। तो ये भाई बात क्या होती है कि फेक क्या है? वो बात एस जयशंकर सीधे सीधे कह रहे हैं और उसी को कोट कर रही है पार्टी, या उसी को सोशल मीडिया कोट कर रहा है, और ये बात नहीं कही गई है, ये बताई जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये बताई जानी चाहिए। और अगर इसको फेक बताया जा रहा समझिए तो ये भी 78 सालों में पहली बार है कि विदेश मंत्री के बयान को सरकार कहती है ये फेक है। तो ये भी 78 सालों में पहली बार, मतलब बहुत कुछ इस सरकार में पहली बार होता है, तो पहली बार ये भी हो रहा है कि विदेश मंत्री के बयान को ही कह दिया जाए कि ये फेक है। तो अब ये अगर फेक है तो भाई हटाओ उस विदेश मंत्री को जो फेक बयान देता रहता है। तो ये तो नहीं किया जा रहा। लेकिन राहुल गांधी इस पर सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा सवाल पूछ रही है और ये बता रही है कि जो एक तरीके से कहा जाए कि देश के साथ विश्वासघात, इसको कांग्रेस कह रही है कि जो मोरारजी देसाई ने किया वैसा ही काम जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ये कहना है पवन खेड़ा का, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस समय कर रहे हैं। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक बार फिर रुक करेंगे, सुनेंगे, चूंकि बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये जो बड़े आरोप हैं कि किस तरह से देश की संप्रभुता और सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लग रहा है, वो बहुत गंभीर है। रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता इस पूरे प्रकरण में सवाल पूछ रहे हैं सरकार से।
अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? यह हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? यह वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today, and the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. अब कल खबर आई कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी, DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर का? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई ISI के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर, DRDO के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यह समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं, थोड़ा देख लेना। दूसरा वीडियो चलाइए। हम पर बड़ा बोला जाता है कि अरे राहुल जी का बयान पाकिस्तान के टीवी पे चल रहा है, हमारी सहयोगी सुप्रिया। मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। आपके सवाल। जी, they will never open their mouth against the Congress. It's a long history of, I'm sorry to use the word, I hate using this word, of anti-national stands that they have taken. Whether when we were fighting the British,
or when we were strengthening the RAW against Pakistan. You know, Mr. Morarji Desai also told America that he was absolutely opposed to the nuclear tests done by Indira ji. Do you know there was a charge against Morarji Desai by a leading journalist of America that he was on the payroll of CIA? That case continued for several years in Chicago, and Mr. Morarji Desai lost that case. That journalist was given a clean chit. That journalist accused Morarji Desai of passing on secrets to America from the government. So if we start talking about their horrible history, they would not know where to hide. Nishan-e-Pakistan, Morarji Desai, their hero of emergency, their hero of 1977 to 79. This is what he was doing. One question. Sir, you are also asking about the aircrafts, how many aircrafts have been hit during this operation. Don't you think that being the grand old party, you should ask these questions in an internal meeting? Because where is the internal meeting? We want the internal meeting. But sir, these are sensitive issues and there are some confidential matters so which cannot be discussed in the public domain. Is it right on the part of Congress party to do so? We have been asking them, Mr. Prime Minister, please attend the meeting, all party meeting. No. We've been asking them, please have a special session of Parliament. No. In the last meeting of the all party meeting, there was not even a presentation made. No officer, no one. Why? As a party, now that there is cessation of the conflict, the country needs to have these answers, because we would not have asked this question had Mr. Jaishankar not made this criminal. तो ये बड़े सवाल हैं और कई सारे सवालों के जवाबों से बचने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है। डेलीगेशन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अमलेंदु जी, सीज फायर किस तरीके से हुआ और उससे पहले पहलगाम की घटना जो हुई, और सबसे बड़ी बात यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान कि उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया पाकिस्तान को कि हम हमले करने जा रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सरकार बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। हाँ, बिल्कुल, सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी नज़र आ रही है और सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है, और इसीलिए अब जो है वो इस प्रतिनिधिमंडल में भी राजनीति कर रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। खासतौर से शशि थरूर का जिस तरीके से नाम शामिल किया गया उसको लेकर सवाल है। कांग्रेस ने जो नाम दिए उनको नामों को शामिल नहीं किया गया, इसको लेकर भी सवाल है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जो कह दिया गया है कि उनका कोई सदस्य जो है प्रतिनिधिमंडल में नहीं जाएगा, और समाजवादी पार्टी जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसका भी कोई सदस्य जो है किसी भी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है इसको लेकर सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाया है, और जयराम रमेश जो हैं कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने इसको लेकर अपनी बात रखी है। समीर जी, और सुन सकते हैं कि हम लोग क्या सुनते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए थे, एक बार फिर उन्होंने कहा है, और इसको कहा है कि बहुत ही निंदनीय और बहुत ही हैरान करने वाला है, और ये देश के खिलाफ बयान है जो उन्होंने कहा। उसको कोशिश की गई कि उस बयान को फर्जी बताया जाए, लेकिन वो बयान पूरी तरह से स्पष्ट है, और वो वीडियो क्लिप आम पब्लिक के पास है, उसको भी झुठलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उस बयान पर पूरी की पूरी सरकार घिरी नजर आ रही है। सुनते हैं एक बार जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। की तरफ से पूरी अब ये तैयारी कर ली गई है, किस तरीके से बाहर बातों को रखा जाएगा, कैसे किया जाएगा। आप लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज किया। इस विरोध के मायने क्या है, पहला। दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई विपक्षी दल, जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और पीडीपी की तरफ से मैं दूसरे पार्टियों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पर कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पहले सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते। 2 बैठक हुई हैं पर प्रधानमंत्री उसमें मौजूद नहीं थे, और सब लोग जानते हैं कि इस सरकार में सिर्फ प्रधानमंत्री जो सोचते हैं और बोलते हैं और करते हैं वही मायने रखता है। तो अगर ये जो दल जा रहे हैं, जो डेलीगेशन जा रहा है, पहली बात तो ये है कि पहले सर्वदलीय बैठक होना जरूरी था जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद हो, उसकी अध्यक्षता करें। दूसरी मांग जो हमारी थी कि पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाओ। जो 22 फरवरी 1994 को जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था पीओके को लेकर, उसको दोहराओ, और पिछले
30 सालों में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं चीन को लेकर, पाकिस्तान और चीन के बीच में जो जुगलबंदी है खासतौर से रक्षा के मामले में, और चीन के साथ जो हम रिकॉर्ड व्यापार घाटा जो ट्रेड डिफिसिट है चल रहा है, आयात भारी मात्रा में हो रहा है पर निर्यात बढ़ नहीं रहा है, इन चीजों को लेकर, और प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी है चीन को 19 जनवरी 2020 को, पब्लिकली उन्होंने क्लीन चिट दे दी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर एक विशेष सत्र बुलाया जाए। अगर ये डेलीगेशन इसके बाद जाते तो कुछ मायने रखता। आपने सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, आप पार्लियामेंट के सेशन की जो मांग है राहुल जी की ओर से और खरगे जी की ओर से, उसका आपने नजरअंदाज किया। अचानक आप धूमधाम मीडिया पब्लिसिटी लेकर ये आप 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नैरेटिव तो बिगड़ चुका है। अभी भारत पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, परमाणु हथियार की बात हो रही है, न्यूक्लियर साउथ एशिया, न्यूक्लियर इंडिया, न्यूक्लियर पाकिस्तान की बात हो रही है, और भारत और पाकिस्तान ये पहले कर नहीं था। पिछले 30-35 सालों में वो डीकपल हो गया था, अलग हो गए थे। इंडिया को एक विशेष रूप से देखा जा रहा था, और खास तौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु करार हुआ था 2005 में, एक विशेष स्थान मिल गया था भारत को। आज वो विशेष स्थान नहीं रहा। आज भारत माने पाकिस्तान, पाकिस्तान माने भारत पाकिस्तान एक हो गया है। तो ये नैरेटिव और विश्वगुरु का नैरेटिव वो भी चला गया, बिगड़ गया। तो अभी ठीक है, थोड़ा डैमेज कंट्रोल के लिए ये डेलीगेशन जा रहे हैं, हमने सहयोग। तो ये जो डेलीगेशन जा रहा है उसको लेकर भी सवाल, हालांकि इस डेलीगेशन के बाद पाकिस्तान भी अब अलग अलग देशों में अपने डेलीगेशन भेज रहा है, और ये जो बात कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है भारत का, कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ एक जैसे एक ही तराजू पर तौला जा रहा है। इसको लेकर ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी विफलता है, और भारत की डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी विफलता है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर दुनिया तौल रही है। और बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही बात कह रहे हैं कि हमने ट्रेड का डर दिखाकर दोनों को शांत करा दिया और सीज फायर के लिए तैयार कर लिया। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब जाकर करेगा क्या ये डेलीगेशन? ये तो केवल राजनीति की जा रही है। हालांकि अगर डेलीगेशन भेजा जा रहा है तो सारे दल उस पर सहमत हैं, लेकिन सवाल उठा रहे हैं कि जो ज़रूरी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाएं, और पहले एक कंसेंसस बना ली जाए कि क्या उस डेलीगेशन को काम क्या करना है। इसी के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग की जा रही है और संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को सुनते हैं, वो क्या कह रहे हैं इस डेलीगेशन को लेकर। के दौरान हमने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस केंद्रीय सरकार के साथ थी, लेकिन अब जो है क्या वजह रही कि आपने ऑप्ट आउट किया है डेलीगेशन से जो मल्टीनेशनल विजिट करेगी? देखिए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कल शाम से बहुत सारे पत्रकारों का सवाल मुझे मिला है, कुछ लोगों से मेरा बात भी हुआ है। मैं आपको ये साफ साफ कह देता हूँ, एंड वी हैव स्टेटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, I am reiterating it again, that whatever decision the union government takes which aims at combating and curbing terrorism, number 2, safeguarding the sovereignty of the nation, and number 3, to protect the national interest of the country, we as a party, Trinamool Congress, will stand with the center shoulder to shoulder. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई डेलीगेशन जा रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेलीगेशन जाना चाहिए, जाए, और जिस तरीके से टेररिज्म को बढ़ावा देके इंडिया का पीस को डिसरप्ट करने का प्रयास पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, उसका हम कड़ी निंदा करते हैं। उसको ग्लोबल स्टेज में रखना भी चाहिए, लेकिन मेरा पार्टी से कौन जाएगा, ये डिसीजन पार्टी का है। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग है, मुझे उस कमेटी में नॉमिनेट किया पार्टी ने। सेंटर और द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड यूनिलैटरली who will represent from which party. The BJP is at the helm. They are responsible for running the country. They are running the union government. They can.
तो ये सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही किस पार्टी का कौन सदस्य जाएगा वो तय कर सकती है। तो इस डेलीगेशन को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, सब जा रहे हैं, लेकिन इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल गेम खेल रही है उसको लेकर सभी आपत्ति जता रहे हैं, सभी विपक्षी दल आपत्ति जता रहे हैं। जी, सभी विपक्षी दल इसको आपत्ति जता रहे हैं और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि प्रतिनिधिमंडल जाए, बहुत अच्छी बात है, सब जाएंगे उसमें, लेकिन कौन जाएगा ये सरकार तय नहीं करेगी, ये पार्टी तय करेगी। तो ये पार्टी को तय करना। अब इसी तरीके से शशि थरूर का नाम जब कांग्रेस ने नहीं भेजा, आपने उनको शामिल कर लिया और शामिल ही नहीं किया बल्कि वो एक प्रतिनिधिमंडल को लीड भी करेंगे, ये इसका मतलब। और जबकि यही शशि थरूर जब शपथ ले रहे थे लोकसभा सदस्य की, तो ओम बिरला साहब काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे और उस पर दीपेंद्र हुड्डा जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा हुकताक हो गई थी। और एक तरीके से कहा जाए अपशब्दों का इस्तेमाल जो था वो ओम बिरला साहब ने किया था दीपेंद्र हुड्डा के लिए, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि जिस समय शपथ ली जा रही थी उस समय क्या हुआ था। जी बिल्कुल, उसको देख लेते हैं। लेकिन शशि थरूर अब इतनी ज़रूरत बन गए हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया था, यानी जो लिस्ट मांगी गई थी उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद अपने से ही सारे नाम चुनकर, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम अपने से चुनकर उनको भेज रही है विदेशी प्रतिनिधिमंडल में। और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, यही आरोप सभी लगा रहे हैं। पर शशि थरूर ने जब संविधान के नाम पर शपथ लेने के बाद संविधान को दिखाया, जय संविधान कहा, उसके बाद वहां पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी गई उसको लेकर स्पीकर ओम बिरला भी नाराज हो गए। देखते हैं जब शशि थरूर ले रहे थे सांसद पद की शपथ, उस समय का क्या दृश्य था लोकसभा में। जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो, चलिए। तो ये था कि सलाह मत दिया करो और बिल्कुल नोक झोंक हुई। लेकिन अब शशि थरूर की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, तो ये लोकसभा में के भीतर और लोकसभा के बाहर किस तरह का बर्ताव रहता है। लेकिन जो डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी भेज रही, सरकार भेज रही है, लेकिन उसमें नाम राजनीतिक हिसाब से तय किए गए हैं, उसको लेकर विपक्षी दलों में नाराज़गी है और उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने का, राजनीतिकरण करने का भी आरोप लग रहा है सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी पर। एक बार सुनते हैं कांग्रेस के नेता सचिन पायलट क्या कह रहे हैं इस डेलीगेशन को भेजे जाने को लेकर। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं रही। मैं तो कहता हूँ, मुझे फक्र है कि जिस प्रकार सोनिया गांधी जी ने 13 दिसंबर में जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने खड़े होकर सदन में कहा था कि वाजपेयी जी मेरी आपकी पार्टी अलग अलग है, लेकिन आज भारत की लोकतांत्रिक मंदिर पर आज आक्रमण हुआ है, इसका बदला लेने के लिए आप जो भी करेंगे मैं आपके साथ, मेरी पार्टी आपके साथ। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस वक्त खड़गे जी राहुल जी ने कहा, दोनों नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा हमारी पार्टी आपके साथ है। सरकार को समर्थन, पूरा समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया। और आज भी हम कहते हैं आतंकवाद से कोई समझौता नहीं है। देश हित से, राष्ट्र सुरक्षा से, हमारी अखंडता से कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको मजा चखाना और उसको दांत खट्टे करना, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई आगे पीछे नहीं है। लेकिन जो सवाल है उनका जवाब देना सत्ताधारी दल का जिम्मेदारी है। तो ये उसके लिए से एक सहमति की, कंसेंसस की ज़रूरत होती है, सर्वसहमति की, लेकिन सरकार उससे भाग रही है क्योंकि न तो वो सर्वदलीय बैठक बुला रही है और न ही संसद का विशेष सत्र। और संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग लगातार विपक्ष इसीलिए कर रहा है कि ताकि जो एकजुटता है इस मुद्दे पर, राजनीतिक एकजुटता, उससे पूरी दुनिया को अवगत कराया जाए। लेकिन सरकार उससे भागती दिखाई पड़ रही है और उसको टालने की कोशिश है। और जो ये प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में भेजे जा रहे हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि इसकी आड़ में ये मांग कमज़ोर पड़ जाए कि विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। हाँ बिल्कुल, यही रणनीति बनाई जा रही है कि संसद का विशेष सत्र जो है वो ना बुलाना पड़े। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई भी सवालों के जवाब ना देने पड़े और सरकार को कोई सवालों के जवाब
जवाब ना देने पड़े, क्योंकि अगर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा तो विपक्ष सवाल भी पूछेगा, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल पूछ रहे हैं, पूरा विपक्ष सवाल पूछ रहा है, तो इन सवालों के जवाब ना देने पड़े और सरकार की तरफ से जो कई मंत्रियों ने गलतियां कर दी हैं उन पर कोई बातचीत ना होने पाए, तो इसलिए संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा और ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। बिल्कुल, और ये एस जयशंकर के बयान को, विदेश मंत्री के बयान पर जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है, तब तो अब और भी उसकी उम्मीद धूमिल हो गई है कि सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। बिल्कुल इसकी धूमिल हो गई है, और इसको लेकर समीर जी जो कांग्रेस के नेता हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने भी इसको लेकर ये कहा है कि प्रॉब्लम जो है वो बीजेपी के साथ है कि वो सवालों की जवाब देना नहीं चाहती। हम लोग चाहें तो सुन भी सकते हैं कि संदीप दीक्षित इसको लेकर कहना क्या चाहते हैं आखिर। जी बिल्कुल, सुनते हैं संदीप दीक्षित को, कांग्रेस के नेता, और इस डेलीगेशन को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से सवाल उठ रहे हैं। फैमिली वेलफेयर, ये वेलफेयर क्या मतलब, शहजाद साहब को समझ में नहीं आता क्या कहते हैं भाई। किसी आदमी, कोई आदमी को लगता है कि डेलीगेशन नहीं जाना चाहिए, वो अपनी बात रखता है, कोई कहता है डेलीगेशन जाना चाहिए, क्या इसमें अलग अलग मत नहीं हो सकते हैं? ये मतलब थोड़ी है कि डेलीगेशन जाएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि देश के खिलाफ बात करो। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत हो गई है कि किसी सवाल का वो जवाब देने की उनकी आदत ही नहीं रह गई है। ये निरर्थक बात है। अच्छा है, हम तो बार बार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी कहा कि डेलीगेशन जाना चाहिए, अपनी बात वहां रखनी चाहिए। और मैंने तो कल ये भी आपसे कहा कि क्या उसके लक्ष्य होने चाहिए, वो कुछ निर्धारित करें, पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएं, दुनिया को बताएं कि किस तरीके से ये आतंकी स्टेट हो गया है, एक फेल्ड स्टेट है, एक रोग स्टेट बन गया है। आप लोग उसकी मदद करते रहते हैं, उसको पैसा IMF से भेजते रहते हैं, उसको हथियार भेजते रहते हैं। अगर जब तक आप नहीं नकेल कसेंगे, कैसे पाकिस्तान सुधरेगा? तो ये बात तो बाहर देशों के जाके हमको कहनी चाहिए। तो इसको ये बात कहनी चाहिए, लेकिन उस पर जो राजनीति हो रही है उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, और इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया है कि जो शिष्टमंडल जाएगा, जो प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनके नाम उन और दूसरे राजनीतिक दलों के, तो उनके नाम तो कम से कम उनकी पार्टियों को तय करने दीजिए, आप ही क्यों कर रहे हैं? और वो भी तब जब आपने नाम मांगे हैं और पार्टी ने नाम आपको उपलब्ध कराए हैं, बावजूद इसके आप दूसरे नाम को ले रहे हैं। एक बार सुनते हैं शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं इस प्रतिनिधिमंडल को लेकर, और प्रतिनिधिमंडल जाकर करेगा क्या, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि उसको क्या कहना है। चूंकि अभी बहुत सारे सवाल यहां पर जो तमाम लोग हैं सरकार से वही पूछ रहे हैं, और सरकार उन सवालों के जवाब से बच रही है, भाग रही है। तो ऐसी स्थिति में डेलीगेशन को भेजने का, और डेलीगेशन भेजने का मकसद क्या होगा, और डेलीगेशन करेगा क्या वहां जाकर, सुन लेते हैं आदित्य ठाकरे को, शिवसेना नेता। ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे ही पहला हमला हुआ था पहलगाम में, उसी समय सारी पार्टियों ने, सारे जो विपक्ष है उन्होंने PM साहब को सपोर्ट दिया था, ताकि जो भी आतंकवादी के खिलाफ, आतंक के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ, जो सारे एक ही है, जो भी कार्रवाई करनी है पूरा सपोर्ट हमने दिया था। उसी के बाद हम मांगते रहे कि ऑल पार्टी मीटिंग में वो स्वयं आए, बैठे, बातें करें फ्लोर लीडर से, वो नहीं हुआ। हम मांग रहे हैं कि पहलगाम से लेकर सिंदूर तक जो भी चर्चा हो उस पे बातें हो, हमारी जो फौज है उसकी प्रशंसा करने के लिए हो, जो भी अलग चर्चा करनी हो, वो पार्लियामेंट का एक सदन का एक सेशन बुलाए, वो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ऑल पार्टीज को साथ में लेना इस समय में बहुत जरूरी है, और अगर सरकार कर रही है तो अच्छी, लेकिन सारे पार्टियों को साथ में लेके फेयरली स्क्वेयरली करना चाहिए, इसमें राजनीति किसी ने ना लानी चाहिए। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इसमें राजनीति कर रही है। केवल डेलीगेशन भेजे जाने को नहीं, बल्कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उस पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सोनीपत में, हरियाणा के सोनीपत में अशोका यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक प्रोफेसर हैं अली खान महमूदाबाद, उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखी थी, और जिसका एक लंबी पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली जो दोनों सेना के अधिकारी हैं, यानी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इस पर उन्होंने लिखा था कि ये जो एक सेक्युलरिज्म दिखाया जा रहा है, ये सेक्युलरिज्म ज़मीन पर भी दिखना चाहिए, जबकि ज़मीन पर ये धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार होते हैं, और जानबूझकर होते हैं, यहाँ तक कि कानून का भी सहारा लिया जाता है। ये पोस्ट उन्होंने लिखी थी, जिसका संज्ञान लिया था हरियाणा की जो राज्य महिला आयोग है, और
संज्ञान लेने के बाद उन्होंने उस पर नोटिस जारी किया। अली खान महमूदाबाद ने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन फिर उनके खिलाफ FIR हुई और संडे को, रविवार को बिल्कुल सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनके वकील, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तुरंत इस पर सुनवाई की मांग की गई है। वकील हैं कपिल सिब्बल, सुनवाई की मांग की जा रही। लेकिन इस मामले को, जो दूसरा मामला है मध्य प्रदेश का, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि विजय शाह के खिलाफ तो FIR भी नहीं होती है, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद FIR होती भी है, तो अब तक विजय शाह कहाँ है कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और सरकार पूरी तरह से उनके समर्थन में खड़ी है। जहाँ तक महिला आयोग की बात है, तो ना तो राज्य महिला आयोग को उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, उनके इस बयान में न तो राज्य महिला आयोग को कोई आपत्ति है और न ही राष्ट्रीय महिला आयोग को, न ही किसी सरकार को। जी बिल्कुल, किसी को भी आपत्ति नहीं है। और वो अब मिल भी नहीं रहे कि विजय शाह कहाँ चले गए। कल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विजय शाह और जो उप मुख्यमंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उनके पुतले फूके हैं जगह जगह और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है विजय शाह की। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महमूदाबाद की, जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हैं, उनकी गिरफ्तारी पर अपनी सख्त नाखुशी जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। और क्या कहा है वो आप बता सकते हैं? उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे सशस्त्र बलों, नौकरशाहों, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों और उनके परिवारों के साथ खड़ी है। मैं किसी भी व्यक्ति के चरित्र हनन, बदनामी, ट्रोलिंग, उत्पीड़न, गैर कानूनी गिरफ्तारी और किसी भी व्यावसायिक इकाई की बर्बरता की निंदा करता हूं, चाहे वो किसी भी तरह के तत्वों द्वारा या आधिकारिक राज्य मशीनरी के माध्यम से हो। मैं अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी से पता चलता है कि भाजपा किसी भी राय से कितनी डरती है जो उन्हें पसंद नहीं है। ये एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है जो हमारे शहीद नौसेना अधिकारी की शोक संतप्त विधवा, हमारे विदेश सचिव और उनकी बेटी को निशाना बनाने और भारतीय सेना में सेवारत कर्नल के लिए भाजपा के मंत्री द्वारा की गई निंदनीय अपमानजनक टिप्पणियों से शुरू हुई। ये पूरा एक लंबा उनका एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं। और ये वही बातें हैं कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात बोली जा रही है तो चाहे वो सेना के अधिकारी हों, चाहे वो पूरी की पूरी सेना हो, चाहे वो सेना में काम करने वाले लोग हों और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने, बयान देने, इनसे वो नहीं बच पाएगा। और सरकार के खिलाफ यानी बयान देना, कुछ भी काम करना, वो देश विरोधी माना जाएगा। ये जो टेंडेंसी है वही पूरी तरह से लागू हो रही है। सेना के अधिकारी की पत्नी जिन्होंने अपने पति को खोया वहाँ पर पहलगाम की घटना में, उन्होंने जब सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही तो किस तरह से उनको ट्रोल किया गया अभद्र भाषा में। और उसके अलावा सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरी ओर अली खान महमूदाबाद जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और अशोका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कह दिया कि ये जो सिंबॉलिज्म दिखाई पड़ रहा है, ये सिंबॉलिक तरीके से ये धर्मनिरपेक्षता को हम दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड पर नहीं है, केवल उनके इस बयान के लिए। जबकि उस पर उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और अपने इस बयान को फेसबुक से बाद में हटा भी लिया, लेकिन उनके खिलाफ FIR भी तुरंत दर्ज हो जाती है और उनको तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को इसमें सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती दी ही गई है, ज़बरदस्त तरीके से इसकी आलोचना हो रही है। और तमाम विश्वविद्यालयों के जो टीचर्स एसोसिएशन है वहाँ की तरफ से भी, GNU के टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से और दूसरे जगहों से भी इसकी काफ़ी निंदा की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में आज विजय शाह के मामले में सुनवाई होनी है, उसमें उनको राहत मिलती है या फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरह ही सख्ती दिखाती है सुप्रीम कोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।